ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी सी भी शर्म है आपको? छोड़िए मुझे। ईशा ने अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ पीछे धकेलना चाहा, वरना वो जुनूनी इंसान तो उसकी धड़कनों को एक पल में ही जाहिर कर देता। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? भूल गई हो किस मकसद के लिए मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हो? चलो उठो और अभी के अभी मेरे बेटे को फीड करवाओ, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। रुद्र जादौर ने अपनी लाल आंखों से ईशा को घूरते हुए गुस्से में कहा। वो पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थी। रुद्र का ये अग्रेसिव और गुस्सैल नेचर उसे हमेशा से डराता था। ईशा ने रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़िए रुद्र जी, क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं अनमैरिड हूँ। अक्षत को फीड करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। रुद्र के चेहरे पर एक अजीब कड़वी मुस्कान आ गई। ऐसे कैसे नहीं कर सकती, जब अपनी सगी बहन की जगह ले सकती हो, यहाँ उसकी सुहागरात की सेज पर बैठ सकती हो, तो मेरे बच्चे के लिए माँ बनकर उसे फीड क्यों नहीं करवा सकती? जल्दी करो, अपने बटन खोलो। मैं अक्षत को लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे सामने ही उसे शांत करोगी और मैं भी देखूँ कि तुम्हारी ये झूठी ममता कब तक चलती है। ये सुनते ही ईशा के होश उड़ गए। उसका शरीर सुन्न हो गया। एक तो वो इस शादी के बिल्कुल भी खिलाफ थी, लेकिन अपनी स्वर्गीय बहन के अनाथ बच्चे, अपने सगे भांजे के फ्यूचर के लिए उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था। अभी तो उसकी आंखों के आंसू भी नहीं सूखे थे और रुद्र की इन कड़वी बातों ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। वो तो अभी इस जल्दबाजी के रिश्ते को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर से रुद्र का ये टॉर्चर। वो कमरे से बाहर जा चुका था। कुछ ही मिनटों में वो अक्षत को उठा लाया, जिसे ईशा ने अभी अभी दूध की बोतल देकर जैसे तैसे सुलाया था। वो बच्चे के रूम में ही थक कर लेट गई थी। सोच रही थी कि हैवी कपड़े चेंज करके यहीं सो जाएगी, क्योंकि उसने ये शादी सिर्फ इस बच्चे की केयर के लिए की थी, रुद्र के साथ कोई रिश्ता निभाने के लिए नहीं। पर उसे क्या पता था कि जैसे ही वो उसे सुलाकर हटेगी, बच्चा फिर से जाकर रोने लगेगा। उसे शादी से पहले भी रुद्र से बहुत डर लगता था, तब से जब वो उसकी बड़ी बहन राधिका का हस्बैंड था। उसका गुस्सा पूरे परिवार में बदनाम था। ईशा उससे बात करने में हिचकिचाती थी, और आज किस्मत उसे उसी के चंगुल में ले आई थी। जब रुद्र अक्षत को लेकर अंदर आया तो बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने बिना किसी फीलिंग के उस मासूम बच्चे को ईशा की गोद में रख दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। खोलो अपने बटन, मेरे सामने ही तो मेरे बच्चे को फीड करवाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे भूखा सुलाने की? रुद्र इस वक्त अपने होश में नहीं लग रहा था। आंखें बुरी तरह लाल हो रही थीं, शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। कभी बालों में हाथ फेरता तो कभी चेहरे पर आया पसीना साफ करता। ऐसा लगता था जैसे उस पर पागलपन का कोई दौरा पड़ चुका है, वरना वो ऐसी बहकी बहकी बातें हरगिज न करता। ईशा का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। रुद्र उसकी खामोशी को देखकर और भी भड़क गया। तुम खुद ये सब हटाओगी या मैं उतारूं? ये कहते ही उसने ईशा के सामने के बटन को जबरदस्ती खोलना शुरू कर दिया। ईशा तड़प उठी। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? प्लीज़ मेरे करीब मत आइए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में वो रुद्र को खुद से दूर रखे। बटन खुल चुके थे और वो डर और शर्म से कांप रही थी। आखिरकार बेबस होकर खुद को संभालने के लिए ईशा ने रोते हुए अक्षत को बेड पर लिटा दिया। वो बिलख बिलख कर और भी रोने लगा, और रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी ज़रूरत ईशा कि तुमने मेरे बच्चे को बेबसी से रोने के लिए बेड पर पटक दिया? अपनी नफरत का बदला इस मासूम से ले रही हो? बात करते करते उसके बर्बर हाथों ने ईशा के सारे बटन तोड़ दिए। ईशा ने अपनी बची खुची ताकत बटोरी, तड़प कर खुद को छुड़ाया और रुद्र को पीछे धकेल दिया। उस बिखरे हुए लिबास में ईशा की गोरी रंगत और उसका असीम सौंदर्य देखकर रुद्र कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें जैसे जम सी गईं। इसी का फायदा उठाकर ईशा बिजली की कती से कमरे से बाहर निकली थी, और रुद्र को जब होश आया और उसने उसे भागते हुए देखा, लेकिन तब तक ईशा दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर चुकी थी। वो फर्श पर बैठकर बुरी तरह सिसक रही थी। रुद्र की उंगलियों के तीखे स्पर्श पर उसके गले पर लाल खरोंचें उभर आई थीं, जो उसकी रूह को छलनी कर रही थीं। वो डर के मारे थर थर काँप रही थी कि तभी दरवाजे पर वज्रपात हुआ। दरवाज़ा खोलो ईशा, अपनी हदें मत पार करो, वरना मैं इस चौखट को तोड़ दूंगा। मेरा बच्चा तड़प रहा है और तुम्हारी ममता सोई हुई है।
उसके इस भयानक धाड़ ने ईशा के कलेजे को कपा दिया था। वो दरवाजे से टिककर जमीन पर ढह गई और घुटनों में सिर रखकर रोने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि रुद्र का ये पागलपन आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी वो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी कि एक झटके के साथ दरवाजा पूरा खुल गया। हड़बड़ाहट और खौफ में उसने कुंडी तो चढ़ाई थी, पर शायद अच्छे से लॉक करना भूल गई थी। वैसे भी उस कसरती और रौबदार शरीर के सामने लकड़ी का वो कमजोर दरवाजा भला कितनी देर टिकता। रुद्र आंखों में साक्षात यमराज का क्रोध लिए अंदर दाखिल हुआ। ईशा ने कांपते हाथों से अपनी धड़कनों को ढकने का प्रयास किया। रुद्र आगे बढ़ा और उसकी ठोड़ी को जोर से भींचते हुए कहा, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? हाँ, अपनी इस झूठी मर्यादा का ढोंग बंद करो। तुम अभी मेरे असली रूप से वाकिफ नहीं हो। अगर मैंने अपनी शिद्दतें दिखाई ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ईशा ने रोते हुए हकलाते हुए कहा, जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती रुद्र जी। मुझे शर्म आती है। पहली बार तो हर किसी को शर्म आती है जान, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। आज की रात तुम्हारी भी सारी शर्म निकाल दूंगा। उसने बेरहमी से उसकी कलाई पकड़ी, खींचते हुए उसे दोबारा अपने बेडरूम में ले आया और बेड पर पटक दिया। अक्षत को उसके गोद में डालते हुए वो गुर्राया, फीड कराओ इसे अभी के अभी। जब ईशा पत्थर की तरह बनी रही और उसकी ममता ने गवाही नहीं दी तो रुद्र के सब्र का बांध टूट गया। ईशा बेबसी से तड़पती रही और रुद्र ने खुद अक्षत को ईशा की नरम मखमली धड़कनों के पास लाकर रख दिया। नन्हे से अक्षत ने जब फीड करना शुरू किया तो रुद्र के मन में जज्बात अंगड़ाई लेने लगे और आगे बढ़ते हुए उसने ईशा की बड़ी बहन राधिका की शादी रुद्र से हुई थी और ये कोई साधारण विवाह नहीं था। रुद्र ने राधिका को एक शादी के उत्सव में देखा था और उसकी खूबसूरती का ऐसा दीवाना हुआ कि उसे पाकर ही दम लिया। लेकिन रुद्र के इस प्रेम में गहरा डरावना पागलपन था। वो राधिका को लेकर इतना पजेसिव था कि उसे कभी अपने माँ बाप से मिलने तक मायके नहीं जाने देता था, और अगर राधिका कभी बहुत मिन्नतें करके दिन में मायके आ भी जाती तो रुद्र सूरज ढलते ही उसे लेने पहुंच जाता और सबके सामने बिना किसी शर्म के कहता, राधिका के बिना मेरी रातें अधूरी हैं। मैं अपनी जान के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ईशा मुंह फुलाकर कहती, अच्छा ऐसा भी क्या करते हैं आप दोनों रात को जो आपके बिना इनकी रात नहीं कटती? अपनी इसी मासूम शरारत से वो अक्सर ऐसी बातें कह जाती थी। तब राधिका मुस्कुराकर उसके सिर पर प्यार से चपत लगाती और कहती, छोटी हो छोटी ही रहो। कुछ सालों के बाद जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब देखना तुम्हारा पति भी तुम्हें मायके कदम नहीं रखने देगा। ये पति लोग होते ही ऐसे हैं। नई नई शादी हो तो पत्नी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं और धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जाता है वही पत्नी उन्हें किसी फालतू सामान की तरह लगने लगती है। राधिका आसपास के माहौल और हालातों को देखकर एक गहरी सांस छोड़ती, मानो से डर हो कि कहीं एक दिन जिस कदर प्यार रुद्र उससे करता है वो बदल न जाए। मगर अगले ही पल ईशा अपनी बहन के गले में बाहें डालकर चहक उठती, अरे अरे, जिस कदर प्यार आपके हस्बैंड आपसे करते हैं ना, मैं तो कहती हूँ कि 7 जन्मों तक वो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करेंगे। भला आप जैसी प्यारी वाइफ के अलावा उनके बहमो गुमान में कोई और आ भी सकती है क्या? आपको इग्नोर करने का तो वो सपना भी नहीं देख सकते। वो अपनी बहन के गाल को सहलाते हुए बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र अचानक राधिका की गर्दन पर पड़ गई, जहाँ लव बाइट का निशान अभी भी साफ चमक रहा था। अगले ही पल ईशा शरारत से चुटकी लेते हुए बोली, ओहो देखिए, भले ही मैं छोटी हूँ लेकिन ये जिस तरह के निशान आपकी गर्दन पर दिखाई दे रहे हैं ना, इन निशानों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि ये खड़ूस और हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे रुद्र जीजू अंदर से बहुत रोमांटिक हैं। ये कहकर वो हंसते हुए वहां से भागी और राधिका बस शर्माकर अपनी गर्दन छुपाती रह गई। जब भी ईशा अपनी दीदी राधिका से मिलती तो हमेशा यही शिकवा करती कि आप मायके रहने क्यों नहीं आती। तब राधिका लाचारी से कहती, मैं क्या करूं ईशा, रुद्र का गुस्सा बहुत तेज है। वो साफ कहती हैं कि मुझे तुम्हारा मायके में रुकना बिल्कुल पसंद नहीं। शादी के बाद तो बस पति की मर्जी चलती है, लड़की की अपनी चॉइस थोड़ी ना होती है। वो ईशा को बहुत प्यार से समझाती थी। राधिका और ईशा बस 2 ही बहनें थीं और ईशा अपनी दीदी से पूरे 7 साल छोटी थी और इस वक्त ईशा की उम्र 18 साल थी। एक बार ईशा जिद करने लगी, दीदी आज रात आप यहीं रुक जाओ, मैं खुद रुद्र जीजू से बात कर लेती हूँ। राधिका घबराकर बोली, तुम्हें पता है ना वो गुस्से के कितने तेज हैं। जब उन्हें यहाँ आना होता है तो डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने में या उनकी खातिरदारी में
कोई कमी न रह जाए। तुम तो जानती हो ना कि मैं मम्मी के साथ मिलकर कितनी तैयारियां करती हूँ ताकि उन्हें गुस्सा न आए। उनका गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, इसलिए तुम उनसे कोई बात मत करना। राधिका की बात सुनकर ईशा का दिल बैठ गया और वो उदास होकर रह गई। अपनी बहन के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे उसकी बहन उसके नसीब में ही नहीं थी। महीने में बस एक बार आती और पूरा दिन बातों बातों में कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। फिर रात होते ही रुद्र आकर उसकी बहन को ले जाता। एक बार राधिका का फ़ोन आया और उसने अपनी माँ को, कामनी देवी को, ये गुड न्यूज़ सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कामनी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधिका फ़ोन पर कहने लगी, मम्मी वैसे तो घर में हर काम के लिए कामवाली है, लेकिन रात को रुकने के लिए कोई नौकरानी तैयार नहीं हो रही। आप ईशा से कहिए ना, अब तो वैसे भी उसके कॉलेज के वेकेशंस चल रहे हैं, कुछ दिन मेरे पास आकर रह ले। ईशा अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार वो राधिका की अलमारी सेट कर रही थी तो उसके कपड़े देखकर चहकते हुए बोली, दीदी आपकी शादी के जोड़े तो बहुत सुंदर हैं। राधिका मुस्कुराकर बोली, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो तुम पहन लो। ईशा ने चकित होकर पूछा, सच्ची दीदी मैं पहन लूँ? आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा ना? राधिका ने प्यार से कहा, नहीं बाबा, मुझे भला क्यों ऐतराज़ होगा। ईशा ने अपनी बहन राधिका का एक बेहद खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट पहन लिया। तभी राधिका कमरे से आवाज़ लगाते हुए बोली, ईशा तुम्हारे जीजू आने वाले हैं, ऐसा करो किचन में जाकर ताज़ी रोटियां बना दो, वो गरम गरम खाना ही पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोलकर मेरी जान आफत में डाल दी है, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लेती। ईशा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं बना देती हूँ। वो किचन में जाकर रोटियां सेंकने लगी। तभी रुद्र खुद ही दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो लॉबी में आया तो सामने ही किचन था। ईशा की पीठ किचन के दरवाजे की तरफ थी। उसने कपड़े भी राधिका के ही पहन रखे थे, इसलिए रुद्र ने उसे राधिका ही समझा। वो दबे पांव धीरे धीरे चलता हुआ किचन में आया और पीछे से ईशा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और फिर दीवानगी में उसकी गर्दन पर हल्का सा काट लिया। ईशा की तो जैसे रूह ही कांप उठी। उस अनजाने और तीव्र स्पर्श ने उसके पूरे शरीर में बिजली का एक ऐसा झटका दौड़ाया कि वो जड़ हो गई। गर्दन पर रुद्र के दांतों की चुभन महसूस होते ही लाज और डर का एक सैलाब उसकी रगों में बहने लगा। अभी वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र अपनी गर्म सांसों की तपिश उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए धीरे से उसके कान की लौ को भी काट गया था। कमर से सरकते हुए हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे थे कि तभी वो तड़प कर पीछे हटी और थरथराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ईशा की आवाज़ सुनते ही रुद्र किसी गहरे झटके से जागा और एक झटके से पीछे हटा। जैसे ईशा ने पलट कर देखा, रुद्र का चेहरा शर्मिंदगी के एहसास से लाल हो गया था, पर अगले ही पल अपने मर्दाना अहंकार और गुस्से के पीछे अपनी गलती छुपाते हुए जोर से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने राधिका के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उसे अपनी इस भूल पर भयंकर गुस्सा आ रहा था। वो ईशा की तरफ उंगली उठाकर बदहवास सा गुर्राया, आज के बाद अगर तुमने मेरी पत्नी के कपड़ों को हाथ भी लगाया ना तो याद रखना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। ईशा इस अप्रत्याशित बर्ताव से भीतर तक टूट गई और बुरी तरह डर गई। उस एक खौफनाक पल के बाद से ईशा के दिल में रुद्र के नाम का ऐसा डर बैठा कि वो अंदर तक सिहर जाती। वो जल्द से जल्द अपनी बहन का घर छोड़कर वापस अपने घर चली गई। उसके बाद जब भी रुद्र कभी मायके आता, ईशा डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लेती, क्योंकि रुद्र के होठों का वो स्पर्श वो अपनी गर्दन पर अब भी महसूस करती थी। वो गर्म सांसें अब भी उसे एक अजीब से एहसास से दो चार कर देती थीं। उसने अपनी बहन राधिका से भी कभी इस घटना का जिक्र नहीं किया था, लेकिन शायद किस्मत की रेखाओं में कुछ और ही क्रूर खेल लिखा हुआ था। जब राधिका की डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टरों ने उसका सिजेरियन किया, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर की एक भयानक और अक्षम्य लापरवाही हुई। उसने अनजाने में केमिकल से भीगी हुई रुई राधिका के पेट के अंदर ही छोड़ दी और टाँके लगा दिए। राधिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। 2 दिन के बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आई तो उसे अपने टाँकों में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ वो दर्द और भी बढ़ता जा रहा था और भयानक रूप लेने लगा। कभी कभी दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता कि राधिका तड़प उठती। रुद्र उसे तुरंत उसी हॉस्पिटल लेकर गया, जहां अल्ट्रासाउंड करते ही उस लेडी डॉक्टर को अपनी उस जानलेवा गलती का एहसास हो गया। पर अपनी साख और नौकरी बचाने के लिए उसने सच छुपा लिया और ये नहीं बताया कि गलती उसकी है।
वो राधिका को मामूली पेन किलर देकर वापस घर भेज देती थी। 1.5 महीने के भीतर ही वो इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में इस कदर फैल गया कि राधिका दर्द से तड़पते तड़पते अपनी जान से हाथ धो बैठी। जब डॉक्टर ने आकर ये बताया कि आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो रुद्र को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर पागलों की तरह चीख उठा, क्या बकवास कर रही हैं आप? दिमाग ठिकाने पर है आपका? मेरी राधिका कैसे मर सकती है? उसे सिर्फ मामूली दर्द था और हर बार आपकी लेडी डॉक्टर पेन किलर देकर कहती थी कि वो ठीक है। वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तब हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने सच बताते हुए कहा, मिस्टर रुद्र शांत हो जाइए, मिस्टर रुद्र शांत हो जाइए। उनकी डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेट के अंदर कुछ पार्टिकल रह गए थे, जिससे इन्फेक्शन उनके पूरे अंगों में फैल गया। अगर आप समय रहते किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते तो शायद आपकी पत्नी आज जिंदा होती। ये सुनते ही रुद्र के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो गुस्से से पागल सा हो गया। उसने पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया, चीखा चिल्लाया, पर इस आक्रोश का अब क्या फायदा था? उसकी राधिका तो हमेशा के लिए जा चुकी थी। रुद्र जो अभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर फर्श पर बैठकर रो रहा था। उसका नवजात बेटा अक्षत अपनी नानी की गोद में बिलख रहा था। कभी कामनी देवी उसे रोते हुए बच्चे को बहलाने की कोशिश करती, तो कभी ईशा उस नन्हे से अक्षत को अपनी छाती से लगाकर चुप कराने की नाकाम कोशिश करती, जिसकी माँ दुनिया से विदा हो चुकी थी। वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस 12वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन अक्षत था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। कुछ दिनों तक तो रुद्र को भी अपनी कोई सुध बुध नहीं रही थी। वो अपने घर भी नहीं गया था। कहता था, उस सोने घर में जाता हूँ तो दीवारें काट खाने को दौड़ती हैं। वैसे भी उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। पहले वो अपने चाचा के साथ रहता था, पर शादी के बाद उसने अपना अलग घर ले लिया था। लेकिन अब उस अनाथ घर में अकेले रहते हुए उसे खौफ महसूस होता था। कभी लगता कि राधिका के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, तो कभी लगता कि वो उससे बातें कर रही है और वो राधिका राधिका पुकारते हुए पागलों की तरह कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगता। जब राधिका उसे कहीं भी नजर न आती तो वो फर्श पर बैठकर बुरी तरह रोने लगता। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। अब तो दोबारा अपनी फैक्ट्री पर भी जाने लगा था। रोजाना कामनी देवी के घर आता, थोड़ी देर अक्षत को प्यार करता और चला जाता। अक्षत अब धीरे धीरे ईशा से थोड़ा हिलने लगा था। हालांकि वो उसे ज़्यादा नहीं संभाल पाती थी और बहुत जल्दी परेशान हो जाती। वो बच्चे को अपनी माँ के हवाले कर देती और कहती, मम्मी ये बहुत तंग करता है, रात को ये सोता नहीं, मुझे इसे गोद में लेकर टहलाना पड़ता है और सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है। ज़्यादातर अक्षत को कामनी देवी ही संभालती थी, लेकिन वो भी बूढ़ी थी, इसलिए बहुत जल्दी थक जाती थी। आखिरकार एक बार उन्होंने रुद्र से इस बारे में बात करने का फैसला किया। रुद्र अक्षत को गोद में बिठाकर दुलार रहा था। तभी कामनी देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ईशा भी कॉलेज में पढ़ती है। अक्षत को पूरी तरह संभालना हम दोनों के बस की बात नहीं। तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरी शादी कर लो। कामनी देवी ने नजरें चुराते हुए ये बात कही थी कि कहीं दामाद को बुरा न लग जाए, क्योंकि उसका गुस्सा वैसे भी बहुत तेज था और वो बेहद मूडी था। ये सुनते ही रुद्र की आंखें फैल गईं। तो अब आपको मेरा बच्चा बोझ लगने लगा? ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। वो तुरंत खड़ा हो गया। कामनी देवी घबराकर बोली, बेटा मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी अपनी सगी बेटी का बच्चा है ये, मैं नानी हूँ इसकी। रुद्र ने कड़वाहट से कहा, अगर ये बात नहीं होती तो आज मुझे ये जताती नहीं। कामनी देवी ने रोते हुए कहा, बेटा मैं सच में बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब बच्चा संभाला नहीं जाता। मुझे भी तो अपनी जवान बेटी के जाने का इतना बड़ा सदमा लगा है। मुझे तो लगता है जैसे मैं भी जल्दी ही मर जाऊंगी। बस मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ईशा का विवाह कर दूं, वो भी अपने घर की हो जाए, तो मैं भी चैन से आंखें बंद कर सकूं। मेरा तो पूरा घर ही वीरान होकर रह गया है। ये कहते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए। रुद्र को ये बात सुनकर गुस्सा आया कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी ईशा के भविष्य की परवाह थी, उसके मासूम बेटे की नहीं। तभी उसकी गोद में लेटे हुए अक्षत ने एक बार फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे को कैसे संभाला जाता है, उसे कैसे चुप कराया जाता है, रुद्र को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो उसे गोद में उठाकर हड़बड़ाहट में हिलाने लगा। अरे बच्चा चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। एकदम से रुद्र का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ने लगा और उसके पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो एकदम से घबरा कर चीखा,
आंटी, आंटी प्लीज़ देखिए ना, ये इस कदर क्यों रो रहा है? इसे क्या हो गया? मेरी राधिका भी ऐसे ही रोई थी जब वो दम तोड़ रही थी। वो भी इसी तरह चीख चीख कर रो रही थी। देखिए कहीं इसे भी तो कुछ होने वाला नहीं ना। एकदम से पागलपन की हद तक जाकर वो बदहवास सा ये सब कुछ बोले जा रहा था। और उसकी ये भयानक हालत देखकर कामनी देवी तो बुरी तरह हड़बड़ासी गई थी। तभी कमरे से ईशा निकल कर आई थी। कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप रुद्र जीजू? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे सिर्फ भूख लगी है इसीलिए रो रहा है। भगवान न करे कि मेरे भांजे को कुछ हो। उसने तुरंत आगे बढ़कर अक्षत को अपनी बाहों में ले लिया और उसे सीने से लगाकर कमरे में टहलने लगी। ईशा की गोद में आते ही वो फौरन चुप हो गया था। कामनी देवी एक ठंडी सांस लेकर कहने लगी, ये डिब्बे का दूध पीता है ना, इसीलिए जब कभी इसे पचाने में दिक्कत होती है तो उसके पेट में थोड़ा दर्द उठने लगता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ईशा को अपने बच्चे को संभालते देखकर रुद्र के दिमाग में एकदम से कुछ क्लिक हुआ था। वो कामनी देवी की तरफ देखकर बोला, आपको ईशा की शादी की फिक्र है ना, और मुझे अपने बेटे के भविष्य की। ऐसा करिए, ईशा की शादी मुझसे कर दीजिए। आपका बोझ भी कम हो जाएगा और मेरे बेटे को भी सगी मौसी के रूप में अपनी माँ मिल जाएगी। वैसे भी रुद्र अपनी फैक्ट्री से अच्छा खासा कमाता था। उसका अपना बड़ा घर था और समाज में उसका रुतबा भी था। कामनी देवी उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिनों में सोचकर बताती हूँ। लेकिन जब कामनी देवी ने कमरे में जाकर ईशा से इस बारे में बात की तो उसने साफ शब्दों में फौरन इनकार कर दिया कि वो रुद्र से शादी कभी नहीं करेगी। कामनी देवी उसे समझाते हुए कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें ईशा? तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अच्छा खासा कमाता है, संपन्न परिवार है, फिर अगर तुम्हारे भांजे पर कोई सौतेली माँ आ गई तो भगवान जाने उसके साथ कैसा सलूक करेगी। तुम रहोगी तो जाहिर है कि तुम अपनी बहन के अंश को सगे बच्चे की तरह प्यार से पालोगी। ईशा चिढ़कर कहने लगी, मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मुझे अभी आगे पढ़ना है और ये बच्चा मुझे पहले ही बहुत तंग करता है, मैं इसे 24 घंटे नहीं संभाल सकती। ईशा का मिजाज और उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। जाहिर सी बात थी कि उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और अपने होने वाले जीवन साथी को लेकर उसके मन में कई हसीन ख्वाब पड़ रहे थे। और रुद्र किसी भी एंगल से उसका आइडियल नहीं था। उसे तो रुद्र जैसे गुस्से वाले और खड़ूस लोग वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। भला वो एक पहले से शादीशुदा शख्स से शादी कैसे कर सकती थी? भले ही वो उसकी दिवंगत बहन का पति था, मगर था तो विधुर और एक बच्चे का बाप। इन दिनों कामनी देवी की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहने लगी थी, इसीलिए वो अपनी बीमारी का वास्ता देकर बेटी को मजबूर करने लगी। वो खांसते हुए कहती, मुझे डर लगता है ईशा कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पीछे इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हें एक सुरक्षित हाथों में सौंप जाऊँ। लेकिन ईशा अपने फैसले पर अड़ी रही। कुछ दिनों के बाद ही अचानक आधी रात को कामनी देवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठा। ईशा के तो हाथ पांव फूल गए थे। एक तरफ छोटा अक्षत रो रोकर परेशान कर रहा था और दूसरी तरफ अपनी माँ की ये हालत देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। उसने बिना सोचे समझे रात के ठीक 3 बजे रुद्र को फ़ोन मिला दिया और रोते हुए कहा, रुद्र जीजू मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। रुद्र भी फ़ोन करते ही अपनी कार ड्राइव करते हुए तूफान की रफ्तार से वहां पहुंचा। वो बिना वक्त गवाए कामनी देवी को तुरंत शहर के बड़े हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया है। डॉक्टरों का कहना था कि इस उम्र में ना तो उनका ऑपरेशन हो सकता है और ना ही उनके बचने के कोई चांसेस हैं। अपनी अंतिम घड़ियां गिर रही कामनी देवी के बहुत ज़्यादा मजबूर करने और कसम देने पर ईशा ने भारी मन से रुद्र के साथ विवाह के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। शादी के बाद भी वो अपने ही घर पर थी क्योंकि माँ की हालत बहुत नाजुक थी। लेकिन इस शादी के ठीक 2 दिन बाद ही कामनी देवी का भी देहांत हो गया। ईशा इस समय दोहरे सदमे से गुजर रही थी। पहली दीदी और अब माँ का साया भी सिर से उठ गया था। वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन जैसे ही कामनी देवी का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, रुद्र उसके पास आया और बिना किसी सहानुभूति के कड़े लहजे में कहने लगा, चलो ईशा, अब अपने आंसू पोंछो और मेरे घर चलने की तैयारियां करो। वो रुद्र के घर पहुंची थी। उसे लगा था कि रुद्र उसकी तकलीफ का एहसास करेगा, लेकिन रुद्र उससे कहने लगा, कमरे में ब्राइडल ड्रेस रखी है, तुम्हारी बहन की है
उसे पहनकर तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो ईशा को गहरा झटका लगा। उसकी माँ को मरे अभी बस 2 दिन हुए थे और बहन को मरे हुए 1 महीना गुजरा था और रुद्र उसे कह रहा था कि वो दुल्हन बनकर तैयार हो जाए। कहने लगी, रुद्र जीजू आप ये क्या कह रहे हैं? तो वो दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ। तुम्हारी तो पहले ही मुझ पर नीयत खराब थी, तभी राधिका के कपड़े पहनती थी। तुम्हें शौक था ना राधिका की जगह पर आने का, उसके कपड़े पहनने का, उसकी उतरन पहनने का। तो आज अपना ये शौक भी पूरा करो। जाओ, जाकर उसका शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। वो बेहद गुस्से में था। लग रहा था कि अगर वो तैयार नहीं होगी तो न जाने वो क्या कर बैठेगा। ईशा बुरी तरह से डर गई थी। वो जल्दी से कमरे में चली गई और उसने वो शादी का जोड़ा पहन भी लिया। तैयार क्या होना था, बस रोते रोते हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि वो इतनी बड़ी भी नहीं थी और ना ही इतनी समझदार थी। वो दुल्हन बनकर बैठी, लेकिन तभी अक्षत के रोने की आवाज़ आने लगी तो वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। देखा तो उसे कहीं भी रुद्र नजर नहीं आया। वो जल्दी से किचन में गई, उसकी दूध की बोतल तैयार की और अक्षत के कमरे में आ गई। उसे बोतल पिलाकर वो वहीं उसके बराबर में ही लेट गई। तभी रात के किसी पहर रुद्र ने उसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा और फिर उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गया। कहने लगा, बताओ मुझे, कहीं तुमने तो मेरी पत्नी को नहीं मारा? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन थी, है ना? यही सच है ना? मैंने सुना था तुम्हें अपनी बहन से बातें करते हुए। तुम उससे कह रही थी कि दीदी दुआ करें मेरा पति भी रुद्र जैसा हो। बताओ मुझे, क्या तुम मुझे देखकर आहें भरती थी? ईशा ने तो बस यूं ही एक बार कह दिया था, क्योंकि वो देखती थी रुद्र उसका बहुत ख्याल रखता है, तो उसने भी कह दिया था कि दीदी दुआ करे मेरा होने वाला पति भी रुद्र जीजू जैसा हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि रुद्र ही उसका पति बनेगा और उस पर ऐसा शक करेगा। वो कहने लगा, मेरी पत्नी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मेरी पत्नी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे राधिका बनी थी। तुम इसे अपना फीड करवाओगी और मेरे सामने करवाओगी। ये सुनकर तो ईशा का दिमाग घूम कर रह गया था। कहने लगी, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मैं कैसे अक्षत को फीड करवा सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? प्लीज़ मुझसे इस किस्म की बातें ना करें, मुझे बहुत बुरी लगती हैं। कहने लगा, क्यों ना करूँ, जब तुम अपनी बहन की जगह पर बैठ सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा हरगिज भी नहीं रहेगा, वो तुमसे ही अपनी भूख शांत करेगा। वो उसके बटन खोलने लगा, लेकिन तभी ईशा शर्म और घबराहट के मारे खुद को छुड़ाकर पीछे हट गई। रुद्र की आंखों में गुस्सा तो था, पर इस बार उसमें एक अजीब सी तड़प और अधिकार की भावना भी थी। उसने ईशा की कलाई को मजबूती से थामा और ईशा को धीरे से बेड पर बिठाया। अक्षत अभी भी रो रहा था। रुद्र ने गहरी सांस लेकर शांत पर सख्त लहजे में कहा, जिद मत करो ईशा, मेरा बच्चा भूखा है। अगर तुम इसकी माँ की जगह आई हो तो तुम्हें ये फर्ज निभाना ही होगा। अगर तुमने ये काम खुद नहीं किया तो मजबूरन मुझे अपने हाथों से ये सब कुछ करना पड़ेगा। ईशा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। पहली बार कोई मर्द उसके इतने करीब आया था और वो भी उसका पति बनकर। शर्म और हया की एक लालिमा उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से अक्षत को अपने सीने से लगा लिया और बेड पर रखा कंबल खुद पर डाल लिया और अक्षत को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही नन्हे अक्षत ने पहली बार उसे छुआ और फीड करना शुरू किया, ईशा के पूरे वजूद में एक अनोखा और एक अनजाना सा एहसास दौड़ गया। वो एक कुंवारी लड़की थी जिसने कभी मातृत्व का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उस पल जैसे ही उस अबोध बच्चे का स्पर्श उसकी नरम त्वचा से छुआ, उसके भीतर की औरत जाग उठी। एक पल के लिए वो अपना सारा डर, अपनी कम उम्र की नासमझी और रुद्र की सारी कड़वी बातें भूल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी रूह से कोई सीधा कनेक्शन जुड़ गया हो। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर अब उन आंसुओं में खौफ नहीं बल्कि एक असीम पवित्र ममता की मिठास थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और इस जादुई पर अजीब से एहसास में डूब गई। रुद्र वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। ईशा के चेहरे पर मातृत्व के स्वरूप और उसकी पावन लाश को देखकर रुद्र के भीतर का सारा गुस्सा जैसे पल भर में झाग की तरह बैठता चला गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की शादी से भाग रही थी वो उसके बच्चे को इस कदर अपना लेगी। फिर वो अलमारी के पास गया और एक शराब की बोतल निकाल लाया। फिर वहीं सोफे के सामने पड़ी टेबल पर बोतल रख दी और खुद सोफे पर बैठकर गिलास में डालकर पीने लगा।
काफ़ी देर हो गई थी। अक्षत भी अब शांत होकर सो चुका था। फिर रुद्र बहुत आहिस्ता से आगे बढ़ा और ईशा की गोद से अक्षत को उठाकर उसके पालने में ले जाकर लिटा दिया। जब वो पलटकर बेड के पास आया तो ईशा डर और शर्म के मिश्रित एहसास से कंबल को और भी कसकर खुद से लपेटने लगी। रुद्र ने करीब आते बहुत धीमे से कंबल का एक कोना हटाया। ईशा के बटन खुले हुए थे क्योंकि अभी अभी उसने नन्हे अक्षत को फीड करवाया था, लेकिन फिर भी वो छोटा सा बिलौज अभी भी ईशा की नरम धड़कनों को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। खुले हुए बटनों के बीच से उसकी सुकुमार खूबसूरती साफ झलक रही थी, जिसे देखकर रुद्र के जज्बात पूरी तरह मचलने लगे। वो ईशा के बेहद करीब बैठ गया। एक तो शराब का नशा था, ऊपर से ईशा का मखमली वजूद उसके सामने था। उस पर नशा पूरी तरह से हावी हो गया। कंबल हटाता वो उसकी नरम मुलायम धड़कनों को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसके इरादे जानकर ईशा का दिल जोर से धड़क उठा था। अगले ही पल वो उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। रुद्र बेहद गुस्से और बदले की आग में ईशा के करीब आया और बेतहाशा अपने होठों से छूने लगा। ईशा उसके इस अचानक और तीव्र स्पर्श पर बुरी तरह मचली। उसने कांपते हाथों से रुद्र को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र की पकड़ बहुत सख्त थी। उसने उसे कंधों से मजबूती से पकड़ा और तकिए पर पीछे की तरफ लिटा दिया। अब हाथों की बजाय वो अपनी गर्म जुबान से उसकी नरम धड़कनों को धीरे धीरे सहलाने लगा। ईशा के मक्खन जैसे वजूद को महसूस करते ही रुद्र अपनी जवानी के जज्बातों में पूरी तरह चूर हो गया था। वो उसके गुलाबी नरम होठों पर झुका और पूरी तरह अपनी शिद्दत और जुनून उस पर निकालने लगा। इसके बाद ईशा का कोई भी विरोध काम न आया। वो पूरी तरह बेबस हो और रुद्र उसकी उस पवित्र मक्खन जैसे वजूद की गहराइयों में धीरे धीरे डूबता चला गया। जाने कब उसे नींद आई थी। सुबह अक्षत के रोने की आवाज़ पर मुश्किल से उसने अपनी सूजी हुई आंखें खोली। वो खुद भी अभी तक सिसकियां ले रही थी। वो अक्षत को कमरे से बाहर ले गई क्योंकि रुद्र बेसुध सो रहा था। किचन में आकर उसने अक्षत को दूध की बोतल बनाकर दी और खुद रोने लगी। फिर उसे बेड पर लिटाकर सुला दिया। अलमारी से अपनी बहन के कपड़े निकाले, रोते हुए नहाकर उन्हें ही पहन लिया। इसके बाद वो कमरे से बाहर आ गई। लॉन्ज में बैठकर वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। ना माँ थी और ना ही कोई ऐसा इंसान जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर पाती। एक राधिका दीदी थी, वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी। माँ का साथ भी छूट चुका था। पता नहीं रुद्र कभी उसके साथ ठीक से बर्ताव करेगा भी या नहीं, या हमेशा उसे इसी तरह अपने जुनून का निशाना बनाएगा। उसने नाश्ता तक नहीं किया, वहीं सोफे पर बैठे बैठे कुशन पर सिर रखकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो बाहर की डोरबेल बज रही थी। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो बाहर कामवाली आई थी। उसे देखकर वो चौंक कर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन का तो देहांत हो गया था ना? ईशा ने उदास नज़रों से उसे देखा और कहा, हाँ, लेकिन 2 दिन पहले। अब मेरी शादी मेरे जीजू से हो गई है। मैं अपने भांजे को पालने के लिए इस घर में आई हूँ। तुम अपना काम करो। ईशा ने बस छोटा सा ही जवाब दिया था। काम वाली अपना काम करने लगी। उसके बाद ईशा ने चुपचाप नाश्ता किया और काम वाली को भी नाश्ता दिया। काम वाली भी सफाई करके जा चुकी थी। जब वो कमरे में आई तो अक्षत उठ चुका था। उसने अक्षत को गोद में उठाया और कमरे से बाहर आ गई। दोपहर के 2 बजे रुद्र की आंख खुली थी। उसने खुद को बिना शर्ट के बेड पर सोता हुआ देखा तो कुछ हैरान हुआ। शुरू में तो उसे बीती रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र बेड पर बिखरी हुई कांच की टूटी चूड़ियों पर पड़ी तो उसे सब कुछ याद आने लगा कि उसने कल रात गुस्से और शराब के नशे में ईशा के साथ क्या किया था। उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ। रात को वो बेतहाशा गुस्से में था। उसे ऐसा दौरा तब से पड़ रहा था जब से राधिका का निधन हुआ था। उसे इतना तीव्र गुस्सा आता था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगता था, लेकिन जैसे उसका ये पागलपन शांत होता वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। अब भी वो पूरी तरह शांत हो चुका था। वो जैसे ही कमरे से बाहर आया उसे सामने देखकर ईशा डर के मारे बुरी तरह सहम गई। वो उसके पास आकर बैठा तो ईशा डर के मारे थर थर काँपने लगी। वो तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हुई। रुद्र की आंखें अभी भी लाल हो रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात नशे में थी। अगले ही पल ईशा बिलख बिलख कर रोने लगी और कदम पीछे हटाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिएगा। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने दीदी की जगह भी नहीं ली। मैं सच कहती हूँ, मैंने आप पर कभी बुरी नज़र नहीं रखी। रात को रुद्र ने उस पर जो जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सहम कर बिना उसके पूछे ही उन सब का जवाब दिए जा रही थी। रुद्र उसकी तरफ बढ़ा और बोला,
प्लीज़ डरो मत, मेरी बात तो सुनो। रुद्र इस वक्त भीतर तक बेहद शर्मिंदा महसूस हो रहा था। आगे बढ़कर कहने लगा, आई एम सॉरी ईशा, कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं होश में नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। खैर, रुद्र उठकर कमरे से चला गया। वो नहा धोकर कपड़े चेंज करके बिना नाश्ता किए ही अपनी फैक्ट्री के लिए निकल गया था। रात को जब वो वापस आया तो उसने अक्षत को गोद में ले लिया और उससे प्यार करने लगा। फिर वो उसे अपने कमरे में ले गया और साइड टेबल की दराज से राधिका की तस्वीर निकालकर अक्षत को दिखाने लगा। ये तुम्हारी मम्मा है, ये तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। मैं भी तुम्हारी मम्मा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन देखो वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। राधिका की बातें याद आते ही रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। ईशा डरते डरते कमरे में आई और सहमते हुए कहने लगी, आप खाना खाएंगे? मैं खाना गर्म कर दूं? उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ईशा कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसने चुपचाप खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। वो उलझन में अपनी उंगलियां चटकाने लगी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ लेटना चाहिए और कहाँ सोना चाहिए। कुछ देर के बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला और रुद्र अक्षत को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने चुपचाप बच्चे को ईशा की गोद में डाल दिया और बेहद शांत लहजे में कहा, तुम चाहो तो यहीं सो सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। रुद्र की बातें सुनकर ईशा ने चैन की सांस ली, लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी कि रुद्र पर यह पागलपन और जुनून कुछ ही दिनों के बाद फिर से सवार होने वाला था। कुछ दिनों के बाद रुद्र फैक्ट्री से घर वापस आया तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे राधिका किचन में काम कर रही है। असल में ईशा के अपने कपड़े तो इस घर में थे नहीं, इसीलिए उसने राधिका का ही एक सूट पहन रखा था और इत्तेफाक से जो जोड़ा उसने आज पहना था वो रुद्र ने बेहद मोहब्बत से राधिका को ला कर दिया था। इसीलिए वो तुरंत किचन में आ गया। बेहद भावुक होकर कहने लगा, राधिका तुम आ गई। वो उसी पुरानी यादों के भंवर में जा चुका था, लेकिन जैसे ही पलटकर ईशा ने उसकी ओर देखा, रुद्र का वो भ्रम टूट गया और उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से गुर्राया, फिर से तुमने मेरी पत्नी के कपड़े पहने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी राधिका के कपड़ों को हाथ लगाने की। ईशा उसकी लाल और गुस्से से भरी आंखों को देखकर बुरी तरह डर गई थी। उसने जल्दी से आखिरी रोटी को हॉट पॉट में रखा और किचन से बाहर भागने लगी, लेकिन रुद्र ने झटके से उसका बाजू पकड़ लिया। उसने गुस्से के पागलपन में एक झटके में चिल्लाया, तुमने किससे पूछकर मेरी पत्नी के कपड़े पहने? सामने ही सैल पर एक बेहद तेज धार वाली जिससे ईशा ने अभी अभी सलाद काटा था। रुद्र ने उस छुरी को हाथ में लिया और उसकी नुकीली नोक ईशा कांपते हुए रोने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं रुद्र जी, मुझे चोट लग जाएगी, प्लीज़। रुद्र ने उसकी एक न सुनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी राधिका के कपड़ों में सजने की? तुम क्या सोचती हो उसकी जगह ले लोगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द दूंगा। ये कहते उसने ईशा की कलाई पकड़ ली और उस पर राधिका लिखने लगा। ईशा की गोरी कलाई पर खून की बूंदें छलकने लगीं। ईशा दर्द के मारे तड़पने और बिलखने लगी। उसका पागलपन देखकर लग रहा था कि वो सचमुच ईशा की जान ले लेगा। तेज धार से उसने उसके नरम कलाई के ऊपर राधिका नाम गोद दिया और फिर पागलों की तरह अपने होंठ उस लहूलुहान नाम पर रख दिए। ईशा दर्द से चीख रही थी, पर रुद्र पर जुनून सवार हो चुका था। वो उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ ले गया। बाहर लॉन्ज में नन्हा अक्षत अपने पालने में जोर जोर से रो रहा था, लेकिन रुद्र को इस वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह अंधा हो चुका था और ईशा पर अपना सारा जुनून निकाल रहा था। ईशा के वजूद पर उसके गुस्से के गहरे निशान छप चुके थे। वो रोते हुए मिन्नतें कर रही थी, अक्षत रो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दें। पर रुद्र जैसे होश खो बैठा था। उसे न अपने बच्चे के रोने की परवाह थी और ना ही किसी और चीज़ की। वो बस अपनी जिद और दीवानगी को शांत कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका वो उन्माद ख़त्म हुआ, उसे धीरे धीरे होश आया। अक्षत रो रो कर बेहाल हो चुका था। ईशा ने अपनी पूरी ताकत से रुद्र को पीछे धकेला और रुद्र भी चुपचाप पीछे हट गया। वो बदहवास हालत में कमरे से बाहर भागी। उसका पूरा वजूद दर्द से छिन्न भिन्न हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शरीर के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तकलीफ है। वो भागकर दूसरे कमरे में कुंडी लगा लेना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र रोते हुए अक्षत पर पड़ी।
उस मासूम को बिलखता देखकर ईशा का ममतामयी दिल पसीज गया। उसे डर था कि रुद्र जिस मानसिक स्थिति में है, कहीं रोते हुए बच्चे के साथ ही कुछ गलत न कर बैठे। वो तुरंत अक्षत की तरफ बढ़ी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अक्षत जोर जोर से सिसकियां ले रहा था। उसे गोद में लिए वो दूसरे कमरे में आई और तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी ताकि रुद्र अंदर न आ सके। ईशा की सुरक्षित गोद में आते ही अक्षत धीरे धीरे शांत हुआ और भूख की हालत में ही सो गया। ईशा ने उसे बेड पर लेटाया और खुद वॉशरूम में जाकर शावर खोल दिया। वो पानी की धार के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोती रही। उसे तो वैसे ही चोट से बहुत डर लगता था। जब उसके मायके में जब उसने नया नया खाना बनाना सीखा था तो अक्सर प्याज टमाटर काटते हुए उंगलियों पर जरा सी भी खरोंच आने पर वो पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। उसे थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। और आज जो जख्म उसे मिला था, नहाते समय जब उसकी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी तो वो बुरी तरह से रो पड़ी। जिस बहन को वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसी का नाम आज उसकी कलाई पर लहूलुहान अक्षरों में खुदा हुआ था और उससे अभी भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। रुद्र का खौफ अब उसकी रूह पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे जरा भी रहम खाने को तैयार नहीं था। जब वो कपड़े बदलकर कमरे में आई तो सोता हुआ अक्षत अभी भी सिसकियां भर रहा था। वो जल्दी से उसके पास आई और उसके साथ सिमट कर लेट गई। उसे कमरे का दरवाज़ा खोलने से भी डर लग रहा था कि कहीं रुद्र फिर से अंदर न आ जाए। जैसे ही उसने अक्षत को अपने सीने से लगाया, वो किसी अबोध शिशु की तरह मुंह खोलकर मानो माँ की ममता और पोषण तलाश करने लगा। ये बच्चों की स्वाभाविक फितरत होती है। शायद वो ईशा को ही अपनी माँ समझ बैठा था। कुछ सोचते हुए ईशा ने एक नज़र अक्षत को देखा और फिर एक गहरी सांस छोड़कर उसने अपनी शर्ट को ऊपर कर दिया। वो ये करना तो नहीं चाहती थी, मगर अक्षत की खातिर उसने एक बार फिर उसे फीड कराने की कोशिश शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि अभी उसके वजूद में किसी बच्चे का आहार नहीं बना है। वो मासूम उसे फीड करने लगा। उस दिन पहली बार ईशा ने दिल से ये दुआ की थी कि काश वो सचमुच उसकी माँ बन जाए और अक्षत अपनी भूख उससे मिटा सके। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे। पूरा वजूद दर्द से चूर था और कमरे में कोई पेन किलर भी मौजूद नहीं थी। अक्षत भी वैसे ही सो चुका और वो भी इसी हालत में आंखें मूंद गई। वो कितने घंटे सोती रही उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। रात के 1:45 उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। एकदम से हड़बड़ाकर वो उठ बैठी। घड़ी पर वक्त देखा तो 1:45 बज रहे थे। अक्षत आराम से सो रहा था। अपने कपड़े सही करके वो उठी तो देखा आवाज़ रुद्र की थी, मगर वो इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहा था। उसका दिल चाहा कि वो दरवाज़ा खोल कर देखे, मगर उस जुनूनी इंसान से डर भी लग रहा था। रुद्र की हालत अब कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही थी। शायद ये राधिका दीदी की मौत का गहरा सदमा था कि उसे इस तरह के मानसिक दौरे पड़ने लगे थे। धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली। सामने लॉन्च में ज़मीन पर बैठकर वो अपने बाल नोच नोच कर बुरी तरह से रो रहा था और यही कह रहा था, क्यों किया मैंने ऐसा, क्या हो जाता है मुझे। गुस्से और पछतावे में उसने वही चीज़ उठा रखी थी और अपनी कलाई पर बिना वजह ही चलाए जा रहा था। खुद को बेरहमी से दर्द दे रहा था। जब ईशा ने यह देखा तो वो घबरा गई, कहीं वो अपनी नस न काट ले। ये अकेली कम उम्र लड़की इस वक्त उसे कहाँ हॉस्पिटल लेकर जाती। डरते डरते वो थोड़ा बाहर निकली और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं रुद्र जी, आपको चोट लग सकती है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो डरकर दूर खड़ी होकर बोली थी ताकि अगर वो दोबारा उस पर हमला करे तो वो दरवाज़ा लॉक करके अंदर भाग सके। मगर रुद्र उसे देखकर और भी फूट फूट कर रोने लगा और उसने वो चीज़ एक तरफ फेंक दी। उसके दोनों हाथों पर गहरे जख्मों के निशान उभर आए थे। वो रोते हुए कहने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे अपनी यह हालत खुद समझ नहीं आती। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर जाता हूँ। उस दिन तो मैं नशे में था, मगर आज तो होश में था, फिर मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। वो रोकर उसे ये सब कुछ कहे जा रहा था और वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और वो चीज़ उठाकर किचन में छुपा दी। फिर कहने लगी, प्लीज़ आप उठिए और कमरे में जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और अक्षत का क्या होगा। मेरी माँ मुझे आपके हवाले करके गई हैं। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या लिखा है और मेरी मौत शायद आपके ही हाथों लिखी हो, लेकिन मुझे अपनी दीदी की आखिरी निशानी की फ़िक्र है। पता नहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो अक्षत का क्या होगा। रुद्र जैसे उठकर खड़ा हुआ वो सहम कर पीछे हट गई। उसे इस वक्त तो रुद्र से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था।
रुद्र के दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी थे। जब वो चलता हुआ उसके सामने आया तो दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ईशा, मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। मैं तो राधिका के अलावा किसी और के करीब जाने का सोच भी नहीं सकता, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तभी उसकी नज़र ईशा की कलाई पर लिखे राधिका के नाम पर जम गई, जहाँ से अभी भी खून। वो पागलों की तरह कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें दर्द दिया ना, उसके बदले मैंने अपने पूरे हाथ जख्मी कर लिए। देखो मैंने खुद को भी सज़ा दी है। वो किसी नासमझ बच्चे की तरह बोले जा रहा था और एक ही बात बार बार रिपीट करते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गया। ईशा उस समय उसके कमरे में नहीं गई, बल्कि सीधे अपने कमरे में आ गई। वो अक्षत के लिए दूध की बोतल बनाकर उसे पिलाने लगी और गहरी सोच में डूब गई। अगली सुबह रुद्र बिस्तर पर पड़ा था और तेज बुखार में तप रहा था। वो डरते डरते उसके करीब आई, उसके हाथों को साफ किया और उस पर पट्टियाँ करने लगी। अपने हाथों से उसे नाश्ता कराया और फिर दवा देकर सुला चुकी थी। तभी उसे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया जिसके पिता साइकोलॉजिस्ट थे। उसने अपनी सहेली को इस बारे में पूरी बात बताई तो वो भी चिंतित होकर कहने लगी, मैं अपने पापा से इस बारे में बात करूंगी और फिर जो भी वो कहेंगे मैं तुम्हें बताऊंगी। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। अब अक्षत फिर से रोने लगा था तो ईशा उसे दोबारा से बोतल से दूध पिलाने लगी, मगर वो तो बार बार उसके सीने की तरफ हुमक रहा था, जैसे वो एक माँ के वजूद से अपनी असली खुराक चाहता हो। कुछ सोचकर ईशा ने एक नज़र रुद्र को देखा जो औंधे मुंह लेटा सो रहा था। उसने अक्षत की वही पुरानी आदत पूरी करने के लिए उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा लिया। अभी मुश्किल से 15 मिनट गुजरे थे कि ईशा को महसूस हुआ जैसे प्राकृतिक रूप से उसके भीतर दूध उतरने लगा है। वो हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो हड़बड़ाकर खुद को देखने लगी। सचमुच उसके वजूद से बच्चे के लिए प्राकृतिक पोषण आने लगा था। अक्षत का पेट अभी भरा नहीं था, इसलिए दूध मुंह से निकल जाने पर वो जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ पर रुद्र की भी आंख खुल गई। ईशा फौरन खुद को छुपाने लगी, मगर अक्षत रोए जा रहा था। रुद्र उठकर बैठा और कहने लगा, क्या हुआ इसे, ये रो क्यों रहा है? क्या तुम इसे फिर से फीड कराने की कोशिश कर रही थी? देखो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया था। तुम बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फिर तुमने इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? ईशा को इस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने हिचकिचाते हुए रुद्र से कहा, रुद्र जी पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मगर सचमुच मुझे फीड आने लगा है। ये सुनकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। अक्षत एक बार फिर से उसके सीने से लगकर दूध पी रहा था और ईशा चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। रुद्र तो हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ये मुमकिन नहीं है ईशा, कहीं तुमने कोई ऐसी दवा तो नहीं ली जिससे तुम्हें फीड आए? वो घबरा कर बोली, नहीं मैं भला क्यों दवाई लूँगी, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती। कहीं ये दूध बच्चे के लिए नुकसानदायक तो नहीं, कहीं से कुछ हो तो ना जाए। उसने डरकर जबरदस्ती अक्षत को खुद से अलग कर दिया। रुद्र उसे उसी वक्त फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। जिस कदर ईशा बदहवास थी उसे देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गई। मुझे पूरी बात बताइए, ऐसे किसी को फीड नहीं आता, कुछ तो ज़रूर हुआ है। ईशा अपना सिर खुजाते हुए मासूमियत से बोली, मैं बस अक्षत की आदत पूरी करने के लिए उसे अपने सीने से लगा लेती थी। वो मुझे ही अपनी माँ समझकर ऐसा करता था और फिर आराम से सो जाता था। वो अभी सिर्फ 3 महीने का हुआ है और आज अचानक मुझे फीड आने लगा। ये सुनकर डॉक्टर ने पहले तो उसके लिए कुछ मेडिकल टेस्ट लिखे। जब सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल और क्लियर आए तो डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगी, ईशा बेटा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस होता है। जब बच्चे ने आपके वजूद से पोषण लेने के लिए बार बार प्रयास किया तो आपके दिमाग ने खुद ब खुद बॉडी को सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए। आपके हार्मोन्स एक्टिव हो गए और अब आप बिल्कुल वैसे ही इसे दूध पिला सकती हैं जैसे एक सगी माँ अपने मासूम बच्चे को पिलाती है। रुद्र इस कदर हैरान था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र के चेहरे पर भी अब एक सुकून भरी खुशी आ चुकी थी। हॉस्पिटल से बाहर आकर रुद्र ने जैसे ही कार को घर की तरफ मोड़ना चाहा तो ईशा हिचकिचाते हुए कहने लगी, रुद्र जी आप प्लीज़ गाड़ी उस बड़े वाले हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लें। उस तरफ शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट का क्लिनिक था। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, क्यों, वहाँ क्या करने जाना है? वो कहने लगी, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, आपको अक्षत की कसम है, मुझसे कोई सवाल मत कीजिए। अक्षत की कसम के आगे वो बेबस होकर चुप हो गया। ये ईशा की दोस्त के पापा का ही हॉस्पिटल था जहाँ वो रुद्र को लेकर आई थी। रुद्र को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब कमरे में
जब कमरे के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट आई तो रुद्र के साथ ईशा भी अंदर गई थी। शुरुआत में तो रुद्र थोड़ा हिचकिचाया, मगर डॉक्टर के प्यार से समझाने पर वो उन्हें सब कुछ बताने लगा। डॉक्टर ने उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट भी करवाए और उसके बाद रुद्र और ईशा को केबिन में बिठाकर समझाया, देखिए मिस्टर रुद्र, अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा आप मोहब्बत करते थे, और दूसरा, इनके भीतर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। जब इनकी पत्नी की अचानक इस तरह दर्दनाक मौत हुई तो इनका दिमाग उस गहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी वजह से इन्हें ऐसे मानसिक दौरे पड़ने लगे। दौरे की हालत में ये अपनी दूसरी पत्नी को अपनी पहली पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानकर उस पर जुल्म करते हैं, मगर जैसे ही ये नॉर्मल होते हैं तो इन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा और शर्मिंदगी होती है। ये 5-6 महीने का एक मेडिकल कोर्स है। अगर ये रेगुलर ये दवा लेंगे और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो इनकी बीमारी पूरी तरह ख़त्म हो सकती है। रुद्र खामोशी से डॉक्टर की सारी बातें सुनकर वहाँ से बाहर निकल आया। इस इलाज के बाद दोबारा रुद्र को ऐसा कोई पैनिक अटैक नहीं आया था। वो उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश भी करती। रुद्र ने भी जैसे ठान लिया था कि उसे सही होना है। वो भी अब अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया था। वो नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ भी लेता। हर रात ईशा खुद अपने हाथों से उसे दवाइयाँ देती। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक दिन भी दवा छूट गई तो शामत तो उसी की आएगी। हर रात की तरह आज भी वो दूध के गिलास के साथ दवा लेकर कमरे में गई तो वहाँ अक्षत रुद्र की गोद में खेल रहा था। वो जैसे ही दवा की टेबल पर गिलास रखकर कमरे से बाहर जाने लगी, तभी अचानक रुद्र ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। ईशा ने हिचकिचाकर पलटकर देखा तो रुद्र बहुत ही धीमे और अपनेपन से कहने लगा, कहाँ जा रही हो ईशा? कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। जब देखो तब तुम किसी न किसी काम में बिजी रहती हो। वो थोड़ा झिझकती हुई उससे कुछ फासले पर ही बेड पर बैठ गई। अक्षत इस वक्त मज़े से खेल रहा था। उसने अभी नया नया थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया था, इसलिए वो हर वक्त मम्मा मम्मा की रट लगाए रहता। रुद्र ने बनावटी नाराज़गी दिखाते हुए कहा, तुमने इसे सिर्फ मम्मा मम्मा कहना सिखाया है, पापा बोलना नहीं सिखाया। क्या मैं इसका कुछ नहीं लगता? ये सुनकर ईशा डर गई और सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं रुद्र जी, ये तो बस छोटे बच्चों की जुबान ही ऐसी होती है। वो वैसे ही मुंह से आवाज़ें निकालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मम्मा को बुला रहा हो। सच में मैंने इसे कुछ नहीं सिखाया। वो अभी भी रुद्र से सहमकर तुरंत अपनी सफाई पेश कर रही थी और रुद्र अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा था। वो बस किसी तरह ईशा के साथ अपना रिश्ता बेहतर करना चाहता था, उसके प्रति एक दोस्ताना रवैया रखना चाहता था। वो दोनों कितनी ही देर तक बैठे बातें करते रहे। तभी खेलते खेलते अक्षत को भूख महसूस हुई तो वो घुटनों के बल चलता हुआ ईशा की गोद की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ उसने रुद्र का हाथ भी पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो ईशा की तरफ बढ़ रहा था। ईशा उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगी ताकि वहाँ आराम से फीड करवा सके, लेकिन तभी नन्हे अक्षत ने एक अजीब सी जिद पकड़ ली। उसने जोर जोर से रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से ईशा का पल्लू और हाथ कसकर पकड़ लिया और वहीं पैर पटकने लगा। वो किसी भी कीमत पर उस कमरे से बाहर जाने को तैयार नहीं था और रोते हुए बार बार बेड की तरफ ही इशारा कर रहा था। अक्षत को इस तरह बेतहाशा रोता और मचलते देखकर ईशा और रुद्र दोनों ही बुरी तरह से परेशान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमेशा शांत रहने वाले अक्षत ने आज एक ऐसी अजीब और अनजानी जिद पकड़ रखी है। ईशा ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, खिलौनों को लालच दिया, पर बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा था। बच्चे तो वैसे भी अपने धुन के पक्के और जिद्दी होते हैं, और आज अक्षत भी अपनी उस बाल हट पर अड़ चुका था कि उसे इसी कमरे में इसी वक्त फीड करना है। अक्षत के आंसू और उसकी लगातार बढ़ती जिद के आगे आखिर दोनों बेबस हो गए। सामने रुद्र बैठा था, इसीलिए रुद्र की मौजूदगी में ऐसा करने की सोच कर ही लाज और संकोच के गहरी लहर ईशा के भीतर दौड़ गई थी। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया था और उसने झेंपकर अपनी आंखें झुका लीं। वो अंदर से बेहद हिचकिचा रही थी, लेकिन बच्चे को चुप कराना और उसका पेट भरना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी था। अपनी इसी ममता और मकसद के आगे अपनी झिझक को दरकिनार करते हुए ईशा ने गहरी सांस ली और वहीं रुद्र के ठीक सामने बेड पर बैठ गई। उसने बेहद संकोच के साथ अक्षत को अपने सीने से लगाया और उसे फीड करवाना शुरू कर दिया। रुद्र देखना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी शायद ये एक स्वाभाविक आकर्षण था और ईशा अब उसकी बेहाता पत्नी थी। बेसाख्ता उसकी नज़रें ईशा के सुकुमार वजूद की तरफ उठने लगीं और वो मंत्रमुग्ध सा होकर उसे देखने लगा। उसके अंदर के सोए हुए जज्बात एक बार फिर उफान मारने लगे थे।
अक्षत को फीड करवाकर जैसे ईशा उठने लगी, रुद्र ने आगे बढ़कर नरम हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। अक्षत अब तृप्त होकर सो चुका था। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे एक बार सचमुच माफ करने का मौका नहीं दोगी ईशा? ईशा ने नजरें झुकाकर कहा, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकती हूँ रुद्र जी। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं चाहा जैसा आपने गलत समझ लिया है। मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मगर रुद्र उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। उसकी गहरी सांसें ईशा के चेहरे को छू रही थीं। वो मखमली लहजे में कहने लगा, नहीं, मैं माफ़ी अपने तरीके से मांगूंगा। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें दर्द दिया है, जख्म दिए हैं, वहाँ वहाँ अब मैं तुम्हें सुकून दूंगा। ईशा थोड़ा हिचकिचाई। शर्म से उसका अंग अंग सिहर उठा, मगर रुद्र उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में भरकर अपने पास ही बेड पर लेटा चुका था। वो घबराकर धीमी आवाज में कहने लगी, रुद्र जी प्लीज, अक्षत जाग जाएगा। रुद्र ने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को हटाते हुए कहा, बेड इतना बड़ा है, वो एक तरफ आराम से सो रहा है, नहीं जागेगा। वैसे भी हम कौन सा शोर करने वाले हैं जो वो जाग जाएगा। ये कहकर वो पूरी शिद्दत और अधिकार के साथ उस पर हावी हो गया, मगर इस बार उसके स्पर्श में कोई क्रूरता या पागलपन नहीं था। वो बेहद प्यार, धीरज और कोमलता से अपने रेशमी स्पर्श से उसे रूबरू करवाने लगा। इससे पहले रुद्र ने हमेशा उस पर जुनूनी और दर्दनाक वार किया था, पर आज पहली बार वो इस कदर मोहब्बत और दीवानगी भरे लम्हों से ईशा को रूबरू करवा रहा था। ईशा भी उस जादुई छुअन के एहसास में धीरे धीरे पिघलती जा रही थी। अभी रुद्र उसके और करीब आया ही था। उसने झुककर ईशा की सुराहीदार गर्दन पर अपने तपते हुए होंठ रख दिए। वो उस नाजुक हिस्से को अपनी कशिश से सराबोर कर ही रहा था कि अचानक मदहोशी के आलम में रुद्र के मुंह से निकल गया, राधिका, तुम जानती हो ना, मुझे हमेशा तुम्हारी गर्दन पर प्यार करना बेहद पसंद है। मैं तो तुम्हारी इस हसीन गर्दन का दीवाना हो चुका हूँ। ईशा के दिल में धीरे धीरे रुद्र के लिए एक नरम कोना बनने ही लगा था। आज इस बेहद करीबी और रूहानी लम्हों में, जब वो खुद अपनी मर्जी और रजामंदी से अपना आप रुद्र को सौंपने लगी थी, तभी अचानक अपनी दिवंगत बहन राधिका का नाम सुनते ही ईशा का दिल जैसे अंदर तक तार तार हो गया। वो एहसास जो अभी अभी पनपने लगा था, एक झटके में कांच की तरह टूटकर किरची किरची होकर बिखर गया। वो अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगी। हिचकिचाते हुए रुद्र ने भी बात संभालते हुए कहा, नहीं ईशा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे लिए। मगर तब तक ईशा उसे खुद से अलग कर चुकी थी। तेजी से उठकर दूसरे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद करके बेआवाज रोने लगी, जबकि पीछे से रुद्र खुद को संभालता अपने बालों को मुट्ठी में दबोचता बेड से टेक लगाकर बैठ चुका था। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और उसकी दबी कुचली सिसकियां इस वक्त कमरे से बाहर तक आ रही थीं। रुद्र भी भीतर तक बेहद शर्मिंदा हुआ था। आखिरकार वो भी एक मासूम लड़की थी। भले ही वो राधिका की सगी बहन थी, मगर यूं नज़दीकियों और समर्पण के लम्हों में राधिका का नाम खुद ब खुद उसके होठों पर आ जाना ईशा के आत्मसम्मान को गहरी चोट दे गया था। कमरे की दीवारों पर जगह जगह राधिका और उसकी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो आज से 6 महीने पहले उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। और ये सच था कि रुद्र के दिल में राधिका की जगह हमेशा रहने वाली थी, मगर वो एक जा चुके इंसान की खातिर आज अपने सामने मौजूद उस जिंदा लड़की को और ज़्यादा मानसिक और रूहानी तकलीफ देना नहीं चाहता था। जब तक राधिका की तस्वीरें उसके सामने रहती, वो इसी तरह अतीत के भंवर में फंसकर जुनूनी होता रहता। उसने गहरी और भारी सांस छोड़ी, एक आखिरी बार उन तस्वीरों को देखा और फिर दीवार से उतारकर उन सबको समेटने लगा। तस्वीरें हटाते हुए उसे हर वो बीता वक्त याद आने लगा जब बड़े चाव और प्यार से वो और राधिका इस कमरे को अपनी खूबसूरत यादों से सजा रहे थे। मगर आज उन्हीं तस्वीरों को उठाकर स्टोर रूम की तरफ ले जाया जा रहा था। आखिरी बार जब उसने उन तस्वीरों को एक बड़े बॉक्स में रखने के लिए स्टोर रूम पर ताला लगाया, तो उसकी आंखों से आंसू छलककर बाहर आए थे। वो भारी कदमों से वापस अपने सोने कमरे में आ गया था। अगले दिन जब अक्षत को लेने के लिए ईशा सहमते हुए कमरे में आई, तो उसने देखा कि वहां दीवार पर एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। पूरा कमरा बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। वो हैरान होकर कहने लगी, राधिका दीदी की तस्वीरें कहाँ गई? रुद्र ने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, मैंने सब हटा दी ईशा। वो मुझे छोड़कर भगवान के पास जा चुकी है। जब तक उनकी तस्वीरें मेरे सामने रहती, मेरा दिमाग कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता और ना ही मैं कभी उस सदमे से बाहर आ पाता। इसीलिए मैंने उसकी तमाम यादों को एक बॉक्स में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया है, ताकि मैं उस अतीत से बाहर निकल सकूं
और अपनी नई जिंदगी को एक मौका दे सकूं। रुद्र की बात पर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। अगले ही दिन ईशा ने बाजार से अक्षत और रुद्र की बहुत सारी तस्वीरें बनवाई और पूरे कमरे को बड़े प्यार से सजा दिया। इसके साथ ही उसने एक खास तस्वीर फ्रेम करवाई थी जिसमें रुद्र, राधिका, वो खुद और उसकी माँ सभी साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस शाम जब रुद्र फैक्ट्री से आया तो दीवारों पर सजी नई तस्वीरों को देखकर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। फिर वो उस खास बड़ी तस्वीर के पास आकर ठहर गया जिसमें वो चारों साथ खड़े हंस रहे थे। ईशा भी धीरे से आकर उसके पास खड़ी हो गई। रुद्र ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। राधिका को भुलाना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन वो अब ईशा के साथ इस नई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच के रिश्ते काफ़ी बेहतर और गहरे होने लगे। अब रुद्र जब भी काम से घर आता तो अक्षत पापा पापा करता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ता। ईशा उसके लिए मनपसंद खाना बनाती और बातों बातों में खट्टी मीठी शरारतें भी करती रहती। अक्षत और ईशा की इन प्यारी शरारतों नोक-झोंक को देखकर रुद्र अक्सर दिल खोलकर हंसता था। अक्षत इस समय भी कमरे में बने अपने छोटे से बेबी बेड पर गहरी नींद सो रहा था। उसे तकियों के सुरक्षित घेरे में सुलाने के बाद ईशा जैसे ही बेड पर आकर बैठी, रुद्र ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशा इस वक्त हल्के रंग के नाइट सूट में थी, जबकि रुद्र बिना शर्ट के लेटा हुआ था। ईशा प्यार से उसके चौड़े सीने पर उंगलियां फिरने लगी और मुस्कुराकर कहने लगी, रुद्र जी, कल हमारा अक्षत पूरे 2 साल का हो जाएगा। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया ना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और कहने लगा, हाँ, पलक झपकते ही जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। लेकिन ईशा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं रुद्र जी? वो शरारत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही कि अक्षत कब तक अकेले से बड़े से घर में खेलता रहेगा। उसे एक छोटा भाई या बहन तो चाहिए ना, जो उसके साथ मिलकर पूरे घर को सिर पर उठा सके और तुम्हारी नाक में दम कर सके। ये सुनते ही ईशा का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। वो तुरंत उसके सीने से अपना सिर उठाते हुए बनावटी गुस्से से बोली, नहीं बाबा नहीं, खुद तो आप सुबह फैक्ट्री चले जाते हैं। मेरे लिए तो मेरा अक्षत ही काफ़ी है। अगर और बच्चे आ गए तो मैं अकेले कैसे संभालूंगी? बिल्कुल नहीं। रुद्र ने उसे दोबारा खींचकर अपने सीने से सटा लिया और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, पगली, मुझे बस एक प्यारी सी बेटी चाहिए। चाहिए तो बस चाहिए, और अगले साल तक वो मुझे मेरी गोद में खेलती हुई चाहिए। तो इसके लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। तुम जानती तो हो ना इसमें कितनी मेहनत लगती है। ये सुनकर ईशा आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगी और हंसते हुए बोली, अच्छा, मुझे पहले ही आपकी इन बातों का अंदाजा था कि आज आपको कुछ ज़्यादा ही रोमांस सूझ रहा है। रुद्र ने फिर उसकी एक बिना सुनी और उसे अपने बाजुओं में कसकर अपने और करीब कर लिया। धीरे धीरे कमरे की लाइट बंद हो गई। कुछ देर तक कमरे में उनकी दबी दबी सी फुसफुसाहट और हल्की सी खिलखिलाहट और फिर प्यार की गहरी सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। पूरा कमरा अंधेरे के आगोश में डूब चुका था और एक और हसीन रात उन दोनों के अटूट प्यार और समर्पण के नाम हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।